हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक ऑप्शन लर्नर। और आज निफ्टी के बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी एक इंडेक्स है, तो इंडेक्स कैसे बना और उसमें कौन से सेक्टर्स होते हैं और कौन से स्टॉक्स होते हैं, कितना वेटेज रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है ये जानना कि कौन से स्टॉक्स कितना वेटेज रखते हैं और वो वेटेज बनता कैसे है। सबसे पहले अगर जाने निफ्टी है क्या, तो आप सबको पता है निफ्टी एक इंडेक्स है जो कि एनएससी का इंडेक्स है, बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स, और एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी। निफ्टी 50, निफ्टी 50 नाम क्यों पड़ा, क्योंकि निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं जिसके ऊपर और जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा है निफ्टी 50। अब है क्या ये निफ्टी 50 और इसका जो प्राइस आता है वो कैसे हम जा सकते हैं। अब जैसे कि एक क्रिकेट टीम आप देखोगे तो 11 खिलाड़ी रहते हैं और 11 खिलाड़ी जितने रन बनाते हैं उतना टोटल रन दिखता है उनके स्कोर बोर्ड पे। उसी हिसाब से जितनी 50 कंपनियां हैं वो पचासों कंपनियों का जो प्राइस है, आसान भाषा में जो उनके रन्स हैं, वो प्राइस का एवरेज या टोटल दिखता है आपको निफ्टी 50 का प्राइस। अब निफ्टी 50 का प्राइस जो है वो स्कोर बोर्ड पे तो टोटल दिखता है, लेकिन निफ्टी 50 एक एवरेज होता है। मतलब पचासों कंपनियों का मार्केट कैप डिवाइडेड बाई देयर आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अभी और थोड़ी अगर जानकारी में बात की जाए तो निफ्टी 50 जैसे आपको मैंने बताया 50 कंपनीज का इंडेक्स है। ये हमारे देश की एक अर्थव्यवस्था को दिखाता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्यों हम लोग बार बार इस न्यूज़ में सुनते हैं कि निफ्टी इतना पॉइंट गिरा या निफ्टी में इतना पॉइंट की उछाल आई, सेंसेक्स में इतने पॉइंट की उछाल आई। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक बैरोमीटर है, ज़रूरी नहीं वो दिखाता है, लेकिन एक तरीके से हम अंदाज़ा लगाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है, क्या पचासों कंपनियों का एवरेज एक साथ माना जाता है? जी नहीं। जिस कंपनी का जितना बड़ा मार्केट कैप हो उस हिसाब से उस कंपनी का वेटेज बनता है। अब मार्केट कैप कैसे निकला जाता है? मार्केट कैप है टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब जितने शेयर्स इन्वेस्टर्स लोग, ट्रेडर लोग, रिटेलर्स हो गए, एफआईआईज हो गए, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, जितना शेयर्स उनके पास है जो ट्रेड करने वाले शेयर्स है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। उसको हम डिवाइड करते हैं उनकी प्राइस से, शेयर प्राइस से। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई शेयर प्राइस तो आ जाता है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। और यही सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल निकाल के डिवाइड बाई 50 होता है, तो आपके निफ्टी का एवरेज बनता है। अब जिस कंपनी का जितना बड़ा मार्केट शेयर उसका उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन द निफ्टी 50 इंडेक्स, जैसे मैंने आपको बताया। अब उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक छोटा एग्जांपल दूँ, अगर रिलायंस की बात करी जाए तो रिलायंस का फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि 10 शेयर है। तो 10 शेयर प्राइस कितना, 1000 रुपये, तो 10,000 हो गया। एच डी एफ सी बैंक का कितना है, 5 शेयर है, प्राइस कितना, 500 रुपये है, तो कितना हो गया, 2500 हो गया। तो रिलायंस का मार्केट कैप है 10,000 और एच डी एफ सी बैंक का मार्केट कैप है 2500। आप समझे जी। तो जितना शेयर्स उतनी प्राइस, उसके हिसाब से बन गया आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब रिलायंस का 10,000 है और क्या बोलते हैं एच डी एफ सी बैंक का 2500 है, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि भाई 50 का है तो उसके यहाँ से बराबर दे दें। तो इसको 10,000 के हिसाब से रिलायंस को वेटेज मिलता है। आगे आपको पता चलेगा, फिलहाल आप इस स्लाइड में समझ जाए कि मार्केट कैप क्या होता है और ये क्यों मैटर करता है। अब जैसे कि आपको बताया निफ्टी 50 में जो कंपनियां आई हैं, वो एक जो हमारी एनएससी है, जो एक्सचेंज है, वो ये ध्यान देते हैं कि इसमें सारे सेक्टर्स मिला जुला के एक कंपनी बने, सारे सेक्टर्स का इसमें एक योगदान रहे। तो ही तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ये एक बैरोमीटर है, एक बेंचमार्क है। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो फाइनेंस है, आईटी है, कंज्यूमर गुड्स है, एनर्जी है, हेल्थ केयर है। और एक डाइवर्सिफाइड बास्केट को दिखाती है, जो लीडिंग सेक्टर्स होते हैं उसमें उनका एक कंपोजिशन होता है। तो एक स्टॉक कंपोजिशन होता है। अब कौन से सेक्टर, कौन से, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक शेयर का मार्केट कैप होता है, उसी हिसाब से
अब ध्यान देंगे तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका उन शेयर्स का मार्केट कैप ज़्यादा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में सब आ जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर भी आ जाता है और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गई या बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, बाकी एचडीएफसी बैंक और ये सब तो आते ही हैं। उसके बाद हमारी आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर्स हो गए जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो फाइनेंशियल सर्विस का 25% वेटेज है और आईटी का 17% वेटेज है, और आप मार्केट कैप यहाँ देख सकते हैं, इतने लाख करोड़ इनका मार्केट कैप है। जो मेन हमारा मकसद था बनाने का कि जो निफ्टी का प्राइस घट रहा बढ़ रहा है, वो कैसे घट रहा बढ़ रहा है और ये ट्रेडर्स को कैसे बेनिफिट दे सकता है। निफ्टी का प्राइस में बढ़ने में और घटने में वेटेज ट्रेडर्स को कैसे मदद करता है, अब आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, अब निफ्टी में देखेंगे तो रिलायंस का है, क्योंकि उसका मार्केट कैप उतना ज़्यादा है। फिर टीसीएस का है, उसका मार्केट कैप के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। फिर एचडीएफसी बैंक है, भारतीय एयरटेल, अभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। जितना मार्केट कैप, जितना शेयर प्राइस घटेगा बढ़ेगा, उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हर एक के मार्केट कैप के हिसाब से निफ्टी के स्टॉक का वेटेज बनता है। परसेंटेज वाइज आप इनका वेटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज वाइज आपको पता चल जाएगा ये शेयर है तो इसका इतना वेटेज है। सेक्टर वाइज मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप देख रहे हैं रिलायंस गिर रहा है, तो आप ये जाने, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं और रिलायंस गिर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि निफ्टी भी गिर सकता है। अगर बैंकिंग सेक्टर में एच डी एफ सी बैंक गिर रहा है, ICICI बैंक गिर रहा है, लेकिन आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो और रिलायंस ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बैंकिंग सेक्टर नीचे आ रहा है और रिलायंस ऊपर जा रहा है, मतलब निफ्टी हो सकता है फंस जाए, हो सकता है निफ्टी ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो बड़े मूवमेंट के लिए सारे एक साथ परफॉर्मेंस करे तो अच्छा है, नहीं तो कोई एक सेक्टर परफॉर्म ना करे, कोई एक सेक्टर खींच के ले जाए तो अच्छा है। इसलिए आप देखोगे निफ्टी में बहुत कन्फ्यूजन होता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मिश्रण ऑफ मैनी कंपनीज है। ये तो मैंने आपको टॉप 10 कंपनीज निकाला है, तो उसके हिसाब से अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस क्या कर रहा है, HDFC बैंक क्या कर रहा है, TCS क्या कर रहा है, इन्फोसिस क्या कर रहा है, ICICI बैंक क्या कर रहा है, भारतीय एयरटेल क्या कर रहा है। आप अगर इन पर नज़र मारेंगे तो हो सकता है आपको एक ट्रेंड क्लैरिटी मिले। बाकी ट्रेडिंग करने के लिए तो पेशेंस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उसकी जानकारी भी जानने के लिए। धन्यवाद।